नमस्कार, मैं अमित कुमार मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं संख्यात्मक अवकलन यानी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अपन ने जो भी पहले अंतर्वेशन सूत्र पढ़े थे, यदि अपने पास में असमान अंतराल है तब अपन न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र है वो लगा के अपन क्या निकाल लेंगे, बहुपद निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में उसका क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन या अवकलन कर देंगे। और यदि समान अंतराल है तो अपन न्यूटन के अगर अंतर्वेशन सूत्र का उपयोग करके अपने पास में बहुपद निकाल लेंगे और फिर उसका क्या कर देंगे, अवकलन। तो जब भी अवकलन का अपने पास में क्वेश्चन आता है तो अपन क्या करेंगे, पहले बहुपद निकाल लेंगे और उसका फिर अपने पास में अपन इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यदि किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछता है तो वो पॉइंट पे वैल्यू रख के भी अपन निकाल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में आता है संख्यात्मक समाकलन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो देखिए, न्यूमेरिकल जो इंटीग्रेशन है अपने पास में, उसका जो पहला है वो है क्षेत्रकलन सूत्र। इसमें अपने पास में क्या इंटीग्रेशन है, ए से बी में एफ एक्स डी एक्स का। तो अपन क्या करते हैं, जो अंतराल अपने को दिया हुआ होता है ए बी, इसको अपन क्या करते हैं, एन समान पार्ट में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो पहला हो जाएगा एक्स नोट प्लस एच, एक्स नोट प्लस 2h से लेके एक्स नोट प्लस एन एच, ये भी। तो इसको अपन एन अंतराल में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो अपने पास में जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है, लगभग h इंटू एन वाई नोट प्लस एन स्क्वायर डेल वाई नोट। और ये सूत्र अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है। इस सूत्र को अपन क्या कहते हैं, क्षेत्रकलन सूत्र कहते हैं। अब इसमें जैसे जैसे अपन एन के मान रखते जाएंगे अपने को अलग अलग अपने पास में सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले में अपन यदि n बराबर 1 रखते हैं तो अपने को ट्रेपेजॉइडल नियम या समलंबीय नियम प्राप्त होता है, जिसके अंदर समलंबीय नियम है, यानी n बराबर 1 का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट होंगे a और b। एक होगा a और एक होगा b। और h क्या होता है अपने पास में, इस अंतराल की लंबाई, तो h कितना हो जाएगा, b माइनस a के बराबर। तो बिंदु की संख्या कितनी होती है इसमें, दो। कौन कौन से, a और b, सिर्फ एंड पॉइंट होते हैं। और इसमें एफ एक्स को अपन किसके रूप में लेते हैं, ए एक्स प्लस बी, यानी अपन इसको लीनियर बहुपद के रूप में लेते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एन बराबर 1 क्या होता है, ट्रेपेजॉइडल नियम। यदि एन बराबर 2 है तो ये अपने पास में कहलाता है सिम्पसन का 1/3 नियम। इसके अंदर अपने पास में एन बराबर 2 है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो ए होगा, एक बी होगा और एक मीडियम पॉइंट होगा अपने पास में a प्लस बी बाई 2। तो टोटल अपने पास में कितने बिंदु होंगे, इसमें 3 बिंदु होंगे, a प्लस बी बाई 2 और b। तो बिंदु की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। इस नियम में अपन एफ एक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में मानते हैं। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसका समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का अपने पास में जो चित्र बनता है वो क्या बनता है, परवलय। यह नियम अपन तब लागू कर सकते हैं जब n का मान सम हो। तो कई बार अपने पास में क्वेश्चन आता है कि ऑप्शन दे देगा आपको, 3 विषम संख्या दे देगा और एक सम संख्या दे देगा और पूछेगा कौन से में सिम्पसन का 1/3 नियम लगेगा। तो आप देखोगे कि जो अपने पास में n का मान सम है उसके लिए अपन क्या लगा सकते हैं, सिम्पसन का 1/3 नियम लगा सकते हैं। तो इसके अंदर जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, h/3 इंटू वाई नोट प्लस वाई एन प्लस 4y1 प्लस y3 प्लस से लेके yn-1। यानी जो विषम वाले हैं उनको तो अपन किससे गुणा करेंगे, 4 से, और जो सम वाले हैं उनको किससे गुणा करेंगे अपन, 2 से। और शुरू में जो पहला और लास्ट है उनको अपन ऐड कर देंगे। तो इस पूरे फॉर्मूले से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कई बार अपन क्वेश्चन में क्या करेगा, अपने को वाई नोट वाई एन 1 3 इन सब की क्या दे देगा वैल्यू, और पूछेगा कि अपने पास में सिम्पसन के 1/3 से आप क्या निकालो, निम्न समाकलन का मान निकालो। तो आप इजीली उसकी कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो ये छोटा क्वेश्चन ही कई बार एग्जाम में आता है, इसकी एक कैलकुलेशन अपन कर भी सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको कर सकते हो। इससे ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो n के मान वाला और एक इंटीग्रेशन का मान आपसे पूछ लेता है, ये सारे मान देके। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिम्पसन का जो 3/8 नियम है, यदि n बराबर इसमें 3 रखते हैं तो कौन सा हो जाएगा, सिम्पसन का 3/8 नियम। इसके अंदर अपने पास में टोटल पॉइंट कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है। और अपने पास में h का मान कितना हो जाएगा, b माइनस a/3। बिंदु की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। इस नियम में एफ एक्स को अपन त्रिघात बहुपद से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और सिम्पसन का 3/8 नियम है वो अपन तभी यूज कर सकते हैं जब n किसका गुणज हो 3 का। तो कई बार इसका भी यदि अपने को ऑप्शन बना के पूछे तो आप ऑप्शन में देखोगे 3 का गुणज कौन सा है, वही अपने पास में 3/8 का आंसर हो जाएगा। और ये इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है 3/8 h प्लस वाई नोट प्लस वाई एन प्लस 3
y1 2 4 5 ये सारे, और जो 3 के गुणांक वाले हैं y3 y6 y9 इनको अपन किससे गुणा कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस फॉर्मूले के अंदर अपने पास में वैल्यू रख देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास में एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप इन फॉर्मूलों को यूज करके निकाल सकते हो। ज्यादातर अपने को 1/3 नियम का क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन कम टाइम में की जा सकती है। n/6 वेडले नियम, इसके अंदर बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, 7। तो अपने पास में इसके अंदर 6 घात का जो बहुपद होता है उससे इसको अपन क्या करते हैं, सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन किया जाता है, और इसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये आप देख सकते हो 3/10 h इंटू ये सारा फॉर्मूला। तो वेडले नियम अपने पास में सिर्फ बिंदुओं की संख्या इसमें आप ध्यान में रख लो और बहुपद ध्यान में रख लो, तो इतना बहुत है। ये अपने पास में एग्जाम में क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है। न्यूटन कोट क्षेत्रकलन सूत्र, तो न्यूटन कोट क्षेत्रकलन सूत्र है, उसमें जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है, h इंटू लेमडा एफ एक्स नोट, यानी एक्स नोट पे अपने पास में बहुपद का मान, x1 पे बहुपद का मान और xn पे बहुपद का मान, और इनको लेमडा से गुणा करके सबको ऐड कर दोगे तो अपने पास में ये इंटीग्रेशन के बराबर हो जाता है। जहां पे h कितना होता है, b माइनस ए अपॉन एन होता है, और y बराबर कितना होता है, एफ एक्स यानी बहुपद होता है। तो यहाँ पे जो ये लेमडा नोट, लेमडा 1, लेमडा एन, ये सारे क्या कहलाते हैं, कोट नंबर कहलाते हैं, यानी इनको अपन क्या बोलते हैं, कोट संख्याएं बोलते हैं। तो यदि अपने पास में n बराबर 1 यानी कि ट्रेपेजॉइडल नियम हो, तो जो ट्रेपेजॉइडल नियम है उसके अंदर अपने पास में क्या होता है, फॉर्मूला इंटीग्रेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, h लेमडा एफ एक्स नोट प्लस लेमडा एफ एक्स 1, जहां पे लेमडा नोट और लेमडा 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेपेजॉइडल नियम के लिए लेमडा नोट और लेमडा 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। यदि n बराबर 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा सिम्पसन का 1/3 नियम। तो इसके अंदर अपने पास में जो कोट संख्याएं हैं वो क्या हो जाएगी, 1/3, 4/3, 1/3, 4/3 और 1/3। तो ये कोट संख्याएं आपको ध्यान में रखनी है कि सिम्पसन 3/8 नियम है, उसके लिए जो कोट संख्या होती है वो क्या होती है, 3/8, 9/8, 9/8 और 3/8। तो आप यहां से देख रहे होंगे कि जो पहली और लास्ट है वो सेम है और बीच वाली दोनों कोट संख्याएं क्या है, सेम है। तो ये कोट संख्या जो होती है वो सारी क्या होती है, सम्मित होती है हमेशा, यानी कि आप इधर से शुरू करोगे, शुरू से, और लास्ट से शुरू करोगे तो ये दोनों क्या होती है, सम्मित होती है। जो पहला होगा वो लास्ट होगा, दोनों बराबर होंगे, फिर उसके बाद में जो सेकंड लास्ट है और सेकंड है वो दोनों बराबर होंगे। ऐसे अपने पास में ये संख्याएं चलती जाती है, और इन सारी जो कोट संख्याएं हैं इनका जो सम है वो किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये कोट संख्याएं आपको ध्यान में रखनी है कि सिम्पसन 1/3 के नियम के लिए कितनी होती है और 3/8 के लिए कितनी होती है। फिर उसके बाद में आता है वेडले नियम। तो वेडले नियम के लिए कोट संख्याएं अपने दे रखी है कि अपने पास में लेमडा नोट, लेमडा 2, लेमडा 4, लेमडा 6 ये कितना होती है, 3/10, और लेमडा 1 3/2, लेमडा 3 9/5 और लेमडा 5 कितना होता है, 3/2। तो यदि आप ये वेडले नियम का इतना याद नहीं रख सकते तो कम से कम आप सिम्पसन 1/3 नियम का तो जरूर ध्यान में रखें, और 3/8 नियम का भी आप याद कर सकते हो। भाई ऊपर क्या लिखना है, 3 और 9 लिखना है, नीचे तो 8 आएगा, तो आप ये दोनों ध्यान में रख सकते हो। अब अपने पास में कोट संख्याओं के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अपन देख लेते हैं कि कोट संख्याएं आदि तथा अंत दोनों ओर से सम्मिलित होती हैं। अभी आपको बताया था कि जो पहला होता है वो अपने पास में लास्ट वाले के क्या होता है, बराबर होता है, और जो सेकंड लास्ट है वो अपने पास सेकंड के बराबर होता है, फिर थर्ड है वो थर्ड लास्ट के बराबर होता है। ऐसे ये कोट संख्याएं आदि और अंत यानी शुरू और लास्ट दोनों ओर से क्या होती है, सम्मिलित होती है। यानी लेमडा आई है वो किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा एन माइनस आई के बराबर हो जाएगा। और इन जब कोट संख्याओं का जो योग है वो समाकलन प्रास के उप विभाजन की संख्या n के समान होता है। यानी कि जब अपने 1/2 प्लस 1/2 अपन ने ऐड किया था, कितना आया था, 1। उसके बाद में जो कोट संख्या आई थी उनको अपन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, n बराबर उसमें 2 है तो वो 2 आ जाएगा, और फिर अपन उसको n बराबर 3 वालों करोगे तो कितना आ जाएगा, उनका सम 3 आ जाएगा। आप ऊपर देख भी सकते हो इन सब का सम करके। देखो 1/2 और 1/2 का कितना आया था योग, वो 1 आया था भाई। 1/2 और 1/2 का योग करो कितना आएगा, 1। तो विभाजन भी उसमें अपन ने 1 ही किया था। n बराबर 2 है तो आप इसको जोड़ोगे 1/3, 4/3 और 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, 6/3, यानी कि कितना आ जाएगा, 2। इसी तरीके से अपन 3/8, 9/8, 9/8 और 3/8 इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, 3। इस टाइम क्या आ जाएगा, 3। ऐसे ही अपने पास वेडले नियम के करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो ये अपने पास में किसके बराबर होता है, जो उप विभाजन की संख्या होती है, यानी कि जो अपने पास में ए बी अंतराल है उसको अपन जितने पार्ट में विभाजित करते हैं उतना ही अपने पास में इन कोट संख्याओं का योग है वो होता है। तो आप ये चीज प्रॉपर्टी है 2
जो आप ध्यान में रखोगे। फिर अपने पास में आता है गॉस क्षेत्रकलन सूत्र। तो जो गॉस क्षेत्रकलन सूत्र होता है, जब इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 तक हो तो एफ यू डी यू का जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होता है, डब्ल्यू नोट एफ यू नोट W1 एफ यू वन से लेके WN एफ यू एन। जहां पे ये जो WI है ये तो अपने पास में कहलाता है भार यानी वेट, और जो UI है ये कहलाता है नोड या हिंदी में इसको बोलते हैं पाथ। तो आपको ये गॉस क्षेत्रकलन सूत्र है वो ध्यान में रखना है। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि जो सारे अपने पास में ये WI हैं इनका जो अपने पास में सम है वो कितना होता है, 2 के बराबर होता है। और UI और WI सभी हैं, इनको गुणा करके जोड़ते हो तो ये कितना आता है, 0 आता है। और जब WI और UI की पावर 2n है इसको अपन ऐड करते हैं तो कितना आता है, 2/2n+1 आता है। और 2n+1 यानी विषम संख्या में पावर करके फिर अपन गुणा करके ऐड करते हैं तो इन सब का सम कितना आता है, 0 के बराबर आता है। तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। सारे रिजल्ट कई बार हो सकता है आपको ये वाला जो थर्ड वाला रिजल्ट है ये पूछ ले, या सभी WI है इनका सम पूछ ले, या इनको WI को UI से गुणा करके पूछ ले इसका मान कितना होगा, तो इसका मान 0 होता है। तो ये सारे आपको फॉर्मूले हैं जो आपको क्या करने हैं, दिमाग में ध्यान में रखने हैं। इसी तरीके से यदि u² -1 की पावर n+1 है, इसका n+1 बार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करें यानी अवकलन करें तो वो वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 0 के बराबर आएगी। तो देखिए इसके अंदर अपन सीमा कितनी ले रहे थे, -1 से 1 के बराबर ले रहे थे। कई बार सीमा होती है वो अपने पास में -1 से 1 के बीच में नहीं होती है, तो उस टाइम अपन इंटीग्रेशन को किस में चेंज करते हैं, पहले अपने पास में उसकी लिमिट अपन -1 से 1 के बीच में करेंगे। तो उसके लिए अपन कौन सा सूत्र काम में लेते हैं, x बराबर 1/2 b - a u, जहां पे b होती है अपर लिमिट और a होता है वो अपने पास में होता है लोअर लिमिट समाकलन की, प्लस 1/2 a प्लस b। तो अपने पास में ये x आ जाएगा। तो ये अपने पास में जो इंटीग्रेशन है वो किस में चेंज हो जाएगा, 1/2 b - a इंटीग्रेशन -1 से 1 एफ यू डी यू, इसके अंदर अपने पास में चेंज हो जाएगा। जहां पे एफ यू कितना है, एफ यू में ये अपने पास में एफ एक्स के बराबर है और x का मान है वो अपने पास में यहाँ से अपन ने निकाल लिया 1/2 b - a u प्लस 1/2 a प्लस b के बराबर। तो आप कोई भी नॉर्मल इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसको अपन इस लिमिट के अंदर पहले चेंज करेंगे, फिर अपन उसमें अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आपके पास में कोई क्वेश्चन आता है। तो देखिए जब भी अपने पास में n बराबर 0 है तो एक बिंदु सूत्र अपने पास में प्राप्त होगा यानी कि 2f0। तो कई बार अपने को -1 से 1 में इंटीग्रेशन पूछ ले और पूछे कि आपको एक बिंदु सूत्र यूज करके यानी n बराबर 0 पे करना है, तो आप डायरेक्ट क्या बता दोगे, 2, और फंक्शन में कितनी वैल्यू रख दोगे, x की जगह 0, तो वहां पे जो मान आएगा उससे 2 को गुणा कर दोगे और आप बता दोगे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये होगी। ठीक है। तो इसके जो परिशुद्धता की कोटि यानी एक होती है कि एक कोटि तक का अपने पास में कोई भी बहुपद है उसका अपन इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो वो हमेशा मान शुद्ध आएगा। इसके अलावा कोई बहुपद यानी अपन लेते हैं तो उसके अंदर उसका मान लगभग आएगा, उसमें कुछ न कुछ एरर आएगी, एग्जैक्ट मान अपन नहीं निकाल सकते। तो परिशुद्धता की कोटि का मतलब यही है कि कितने कोटि तक के बहुपद का अपन एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यू नोट है, वो डब्ल्यू नोट आपको बताइए सारे जो डब्ल्यू नोट है उनका योग ही कितना होता है, 2। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है तो उसका योग कितना हो जाएगा, 2, और यू नोट का मान है 0। अब n बराबर 1 है तो अपने पास में 2 बिंदु सूत्र है, तो वहां पे अपने पास में आप देखोगे कि जो W नोट और W1 है उसकी वैल्यू कितनी है, 1। अब देखो सबका योग कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2। सारे W नोट का WI है उनका योग कितना होना चाहिए, 2। और U नोट की वैल्यू होती है -1/√3 और U1 की वैल्यू होती है 1/√3। परिशुद्धता की कोटि होती है 3। इसका मतलब ये है, परिशुद्धता की कोटि का मतलब ये है कि 3 घात के बहुपद का अपन क्या कर सकते हैं, इससे एग्जैक्ट मान निकाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर n बराबर 2 त्रिबिंदु सूत्र आ जाता है, तो उसके लिए भी आपको W नोट, W1, W2 की वैल्यू ध्यान में रखनी है, 5/9, 8/9 और 5/9। तो U नोट है वो अपने पास में किसके बराबर होता है, -√3/5 के, और U1 है वो 0 और U3 है वो √3/5, और इसकी भी परिशुद्धता की कोटि कितनी होती है, 5। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने। अब इसके बाद में जो भी अपन निकालते हैं क्षेत्रकलन सूत्र, तो उसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट मान नहीं आता है, कुछ न कुछ एरर रह जाती है, तो वो एरर है वो अपन विभिन्न नियम है उसमें देख लेते हैं। तो जो ट्रेपेजॉइडल नियम है उसके अंदर अपने पास में जो त्रुटि होती है उसमें h की घात कितनी होती है, h² होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो त्रुटि होती है वो कितनी होती है, -b - a/12 h² f का डबल डिफरेंशिएशन xm के बराबर। जब 1/3 नियम कितना होता है, -b - a 180 h की पावर 4 और f का 4 बार
अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो अपने पास में त्रुटि अपन निकाल सकते हैं कि कितनी एरर इसके अंदर रह गई। आप तो बस इसके अंदर ये h की पावर है वो ध्यान में रख लेना, इसके अंदर h स्क्वायर होती है, इसके अंदर h का पावर 4, और सिम्पसन 3/8 नियम है उसमें भी h की पावर कितनी होती है 4। तो आपको ये फॉर्मूला के अंदर अपने को देखना है। वेडले की में जो त्रुटि है उसके अंदर h की पावर होती है 7। तो ये सारे अपने को क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। ये इनके अंदर क्या होती है, एरर। तो इसके फॉर्मूले ही आपको ध्यान में रखने हैं, कुछ ज्यादा कुछ उसमें खास नहीं है। तो जब भी अपने पास में इंटीग्रेशन के अपने पास में कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको ये सारे नियम याद होने चाहिए कि कौन से नियम की शुद्धता कोटि कितनी है, कौन से के लिए अपने पास में नोड का मान कितना है, डब्ल्यू नोट का मान कितना है, W1 का मान कितना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कोट संख्याएं हैं, लेमडा नोट है, लेमडा 1 है, इनकी क्या प्रॉपर्टी है और इनके क्या गुणधर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कई बार यदि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो या तो इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन बनता है, या आपके क्वेश्चन जो बनता है वो कई बार आपको क्या करता है, इंटीग्रेशन के अंदर y नोट, y1, y2 इन सब का मान दे देता है और फिर पूछता है आपसे कैलकुलेशन। तो लगभग तो ये अपने पास में एग्जाम में 1/3 नियम है सिम्पसन का, इससे ही क्वेश्चन आता है कि 1/3 नियम से। तो आपको 1/3 नियम का सूत्र है वो इंटीग्रेशन का वो ध्यान में रखना है, h/3, और ये बाकी फॉर्मूला y नोट प्लस y1 और ये आगे जो फॉर्मूला था वो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और ये फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख के आपको कैलकुलेशन कर लेनी है, तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ खास क्वेश्चन अपने पास में बनते नहीं है, क्योंकि बाकी के अंदर कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, इतना अपने को एग्जाम में टाइम नहीं मिलता। तो आप इसमें या तो गुणधर्म ध्यान में रखें या सिर्फ अपने पास में 1/3 सिम्पसन नियम है, इसके अंदर अपने पास में एक फॉर्मूला लगा के कैसे वैल्यू निकालते हैं, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद में अपने पास में आता है बीजीय और अबीजीय समीकरणों का हल, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो देखिए पहले तो अपने को ये समझना जरूरी है कि बीजीय समीकरण क्या होती है और अबीजीय समीकरण क्या होती है। तो देखिए जो बीजीय समीकरण होती है उसमें x की जो अधिकतम घात है वो क्या होती है, फाइनाइट होती है, और जो अबीजीय समीकरण है उसमें x की घात है वो क्या होती है, अपरिमित होती है। इसका मतलब ये है कि बीजीय समीकरण में क्या होगा, जो x की पावर होती है अपने पास में, जैसे x³ प्लस x स्क्वायर प्लस ये वाले जो टर्म है 5x स्क्वायर मान लो, कुछ भी मान लो, तो इसके अंदर देखो x की पावर क्या है, 3 है अधिकतम। तो ये जो फाइनाइट जो टर्म्स रहती है वो तो बीजीय समीकरण में होती है। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि जो x की पावर होती है अधिकतम वो इनफाइनाइट तक चली जाती है, यानी कि अपने पास में n है वो क्या होता है, अपरिमित होता है। जैसे आप देख सकते हो जिन भी इक्वेशन में अपने पास में sin x आ जाता है, e की पावर x आ जाता है, वो सारे क्या होते हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होते हैं, क्योंकि जो sin x का एक्सपेंशन करते हो, e की पावर x का एक्सपेंशन करते हो, उसमें अपने पास में x की जो पावर होती है वो इनफिनाइट तक चली जाती है। तो आपको इसका ध्यान में रख सकते हो कि अबीजीय समीकरण कौन से होते हैं और बीजीय इक्वेशन कौन से होते हैं। बीजीय इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर n अपने पास में क्या होता है, फाइनाइट होता है, तो अपने पास में, और जब भी किसी बहुपद को अपन 0 के बराबर रखते हैं तो वो अपने पास में क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। तो ये अपने पास में बीजीय समीकरण का उदाहरण है। और अबीजीय समीकरण होती है जिसके अंदर अपने पास में लघुगणकीय, चरघातांकी, त्रिकोणमिति आदि फलन प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनका जब भी अपन एक्सपेंशन करते हैं x की घात में तो ये इनफाइनाइट तक जाती है, इसलिए ये अपने पास में क्या कहलाती है, अबीजीय समीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, 2x प्लस ex x³ प्लस log x बराबर 0। तो ये सारी अपने पास में क्या है, अबीजीय समीकरण है। अब अपने पास में आता है अंतर्वर्ती मान प्रमेय IVT। यदि किसी अंतराल में फलन सतत है, सतत का मतलब ये होता है कि कोई भी अपने पास में ये फलन है, ये सतत है, इसका मतलब ये कहीं टूट नहीं रहा है, ये ऐसे चलता जाएगा। तो ये कह रहा है कि अपने पास में एफ ए और एफ बी अपने पास में जो एंड पॉइंट है इन पे अपने पास में क्या हो रहा है, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब ये है कि यदि एक अपने पास में लेस देन जीरो का मतलब ये है कि अपने पास में जो ये मान आ रहा है, मान लीजिए ये अपने पास में क्या है, कोई ग्राफ है इसका, तो यदि एफ ए के ऊपर नेगेटिव मान आ रहा है तो अपने पास में एफ बी पे कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव से गुणा करोगे तभी ये लेस देन जीरो आएगा। इसका मतलब ये, और कंटिन्यू है मतलब कहीं भी ये टूटेगा नहीं, तो कम से कम ये एक बार तो अपने पास में क्या करेगा, इसको क्रॉस करेगा, किसको, यानी इसका एक मूल तो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर कम से कम होगा ही। और अपने पास में जब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि ये ग्राफ कहीं भी टूटेगा नहीं, या तो अपने पास में ऐसे जा सकता है, लेकिन कम से कम ये अपने पास में क्या है कि इस मान के बीच में अपने पास में y की जो वैल्यू है यहां से लेके यहां तक, ये y का जो मान है, तो ये y के जितने भी मान आ रहे हैं बीच के अंदर, ये सारे मान अपने पास में ये फलन है वो ग्रहण करेगा। यानी कि अपने पास में किसी न किसी c के लिए एफ सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। स्थिर बिंदु पर में ये एफ सी बराबर 0 होगा। इसका अपने को क्या करना है, अंतर्वर्ती मान जो प्रमेय एफ सी बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो ये दो आपको वैल्यू इसमें ध्यान में रखनी है कि एक तो अपने पास में
भाई अपने पास में ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो अपने पास में कहीं ना कहीं एक ऐसा अपने को पॉइंट मिलेगा जहां पे एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कम से कम एक मिलेगा, अधिकतम हो सकता है कितने भी मिल सकते हैं। जैसे ये मान लो ये फलन है तो उसमें 1 2 3 4 5 जगह अपने पास में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, लेकिन कम से कम एक तो अपने को मिलेगा ही मिलेगा। ये अपने पास में डिपेंड करता है वो निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है, या अपने पास में वर्धमान है ह्रासमान है या वर्धमान ह्रासमान दोनों है। तो ये फंक्शन पे डिपेंड करता है कि उसके कितने जीरो होंगे, लेकिन कम से कम एक जीरो तो होगा ही होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है अंतर्वर्ती मान प्रमेय के अंदर। और जो स्थिर बिंदु प्रमेय ये कहता है कि यदि ये दोनों लेस देन 0 है तो कम से कम एक सी ऐसा विद्यमान होगा जहां पे एफ सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। यानी आप जो पॉइंट उसमें फलन में रखोगे उसका मान उस पॉइंट के बराबर ही हो जाएगा। तो ये ऐसा पॉइंट जो सी है वो क्या कहलाता है, उसका फिक्स्ड पॉइंट कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं दोनों प्रमेय। कोई खास एक अपने पास में इनका कोई वो नहीं है, एग्जाम में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते। ये अपने पास में डिफरेंशिएशन के अंदर अपन इसको पढ़ते हैं। अब देखो बीजीय समीकरण जो है और अबीजीय समीकरण है उनको हल करने की विधि कौन कौन सी है। तो एक तो है ग्राफिकल मेथड, यानी आप ग्राफ बना के बता सकते हो किसी भी, यदि अपने पास में कोई भी समीकरण है, जैसे मान लीजिए ln x का ग्राफ होता है तो ln x का ग्राफ ये होता है। e की पावर x का आप ग्राफ देखते हो तो e की पावर x का ऐसा ग्राफ बनता है। तो आप e की पावर x का ग्राफ है, इनके ग्राफ से भी कई बार आप क्या बता सकते हो, इनका सॉल्यूशन बता सकते हो कि कितने सॉल्यूशन है। तो सबसे पहला मेथड है लेखा चित्र विधि। और दूसरा जो मेथड आता है वो आता है डायरेक्ट मेथड्स, जिनको अपन बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो गुणनखंड करके बता सकते हो शेषफल प्रमेय। जैसे अपने पास में कई बार बहुपद होता है उसके गुणनखंड कर दिया x-2 x-3, तो इसका हल कौन कौन से हो गए, 2 और 3, यानी 2 पे भी ये फलन 0 हो रहा है और 3 पे भी हो रहा है। तो ये प्रत्यक्ष विधि है, यानी आप उसको गुणनखंड विधि से कर सकते हो या शेषफल प्रमेय से, ये होती है प्रत्यक्ष विधि। और तीसरा जो होता है वो होता है आइट्रेशन मेथड, पुनरावृत्ति विधि। ये अपने सिलेबस में है न्यूमेरिकल के अंदर। तो इसके अंदर दो जो अपने पास में होती हैं, एक तो जो अंतर्वर्ती मान प्रमेय है आईवीटी, जो अभी अपने पढ़ा है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, उसके ऊपर डिपेंडेंट मेथड होते हैं। और एक होता है फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम है, उस पर डिपेंडेंट मेथड होते हैं। तो जो अंतर्वर्ती मान प्रमेय है उस पर दो मेथड अपने पास में है, एक तो है बाइसेक्शन मेथड जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं द्विविभाजन विधि, एक है रेगुला फाल्सी मेथड मिथ्या स्थिति विधि। तो ये तो अपने पास दोनों है, आईवीटी पे डिपेंड है। और स्थिर बिंदु जो प्रमेय है उसके अंदर अपने पास में है पुनरावृत्ति विधि यानी कि आइट्रेशन मेथड, न्यूटन राप्सन मेथड, और लास्ट है सीकेंट विधि अपने पास में। ये तीनों विधि किस पे डिपेंडेंट है, स्थिर बिंदु प्रमेय पे डिपेंड है। तो ये अपन एक एक करके अब अपने एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो बाइसेक्शन विधि है वो देखिए अपन पढ़ते हैं कि कैसे अपने पास में सोल्व करना होता है। तो बाइसेक्शन विधि के बारे में आपको बता देता हूं कैसे करते हैं। तो देखो बाइसेक्शन विधि में अपन क्या करेंगे, ये अपने पास में ए है और ये अपने पास में बी है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए पे निकालेंगे मान और फिर एफ बी पे निकालेंगे, दोनों मान निकाल लेंगे ए और बी पे, ठीक है। फिर अपन ए का मध्य बिंदु ले लेंगे ए प्लस ए बी माइनस ए बाई 2। तो ये अपने पास में इन दोनों मध्य बिंदु आ गया बी माइनस ए बाई 2। इसके ऊपर मान निकाल लेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, एफ ए और ये बिंदु और तीनों बिंदुओं पे क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो देखिए यदि अपने पास में एफ ए है उस पे और एफ बी माइनस ए बाई 2 है इस पे, यानी इन पे दोनों का जो मान है वो अपोजिट चिन्ह का है, प्लस और माइनस का है। इसका मतलब ये हो गया कि एफ ए पे जो मान था वो मान लो प्लस है और एफ बी पे माइनस है। इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास में जो इस समीकरण का हल है वो किसके बीच में हो गया, इस अंतराल के बीच में हो गया। और यदि एफ बी माइनस ए बाई 2 और एफ बी के बीच में यदि प्लस माइनस चिन्ह का आ रहा है, इसका मतलब हो गया इस अंतराल के अंदर अपने पास में क्या होगा, अपने को मूल प्राप्त होगा। जब अपने पास में एक के अंदर मूल होगा अपने पास में, तो फिर वापस यही कंडीशन लगाएंगे कि इन दोनों पे मान तो अपने पास पता ही है, अब इनका बीच का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। फिर उसके अंदर अपन क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। ये ए प्लस बी बाई 2 है भाई, ए प्लस बी बाई, भाई इनका मध्य बिंदु क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2, यानी दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दूं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इसको बार बार दोहराते हैं, जब तक दोहराएंगे जब तक अपने को मूल नहीं मिल जाएगा। तो ये अपने पास में एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो ज्यादा बार तो अपने को कैलकुलेशन नहीं करनी होती। जनरली अपने को वो पूछता है कि फर्स्ट आइट्रेशन के बाद तो आप क्या करोगे, एफ ए पे मान निकाल लोगे, बी पे निकाल लोगे, ए प्लस बी बाई 2 पे निकाल लोगे। फिर आप चेक करोगे कौन से पे प्लस माइनस प्राप्त हो रहा है। यदि एफ ए और ए प्लस बी बाई 2 के बीच प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब मूल इस अंतराल में होगा। और यदि अपने पास में a प्लस बी बाई 2 और b के बीच में अपने पास में अपोजिट साइन के प्राप्त हो रहे हैं, तो मूल इनके बीच में प्राप्त होगा। तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो इजीली। एक क्वेश्चन तो आपके पास एग्जाम में बाइसेक्शन विधि से ये बनता है। दूसरा अपने पास में ये आता है कि इसके बाद में n अंतराल के बाद में, n आइट्रेशन के बाद में जो अंतराल है वो कितना रह जाता है। तो देखिए ये a है,
ये b है और ये कितना है a प्लस बी बाई टू है। तो देखिए ये कितना, ये अंतराल है वो कितना हो गया a प्लस बी बाई टू माइनस ए, तो ये कितना हो गया b माइनस ए बाई टू। इस अंतराल की लंबाई कितनी हो गई? तो आप ये ध्यान में रखें कि n आइट्रेशन के बाद में इसकी जो लंबाई हो जाती है वो हो जाती है b माइनस ए की पावर 2 अपॉन n, b माइनस ए अपॉन 2 की पावर n। ये अपने पास में nवें अंतराल के बाद में क्या हो जाती है, अंतराल की लंबाई हो जाती है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आता है अपने पास में रेगुलर फाल्सी मेथड। अब रेगुलर फाल्सी मेथड में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स नोट और एक्स वन दो ऐसी संख्याएं देखेंगे जिनके लिए अपने पास में एफ एक्स नोट और एफ एक्स वन है, उनके चिन्ह क्या आ जाए, विपरीत आ जाए, यानी प्लस या माइनस में आ जाए, कि एक का प्लस में आ जाए और एक का माइनस में, ऐसे एक्स नोट और एक्स वन प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एक्स टू ऐसा पॉइंट निकालेंगे जिसका ये फॉर्मूला होगा एक्स नोट एफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ एक्स नोट एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स। इसका मान ज्ञात करेंगे। फिर वही अपने पास में अपन देखेंगे कि यदि एफ एक्स टू बराबर जीरो है तो मूल कौन सा हो जाएगा, एक्स टू, और यदि एफ एक्स टू जीरो के बराबर नहीं है तो वही अपने पास में जो अपन ने द्विभाजन विधि बाइसेक्शन विधि में किया था वही अपने पास में निकालेंगे कि एफ एक्स नोट और एफ एक्स टू इन दोनों का मान अगर विपरीत चिन्ह का है तो इसका मतलब मूल इन दोनों के मध्य आएगा। और यदि एफ एक्स टू और एफ एक्स वन है वो अपने पास में लेस देन जीरो है तो मूल किन के बीच में आएगा, एक्स टू और एक्स वन के मध्य आएगा। अब वापस से यही फॉर्मूला जो अपन ने यूज किया था वो जिस भी अंतराल के मध्य मूल है उसमें लगा के वापस से अपन एक्स थ्री प्राप्त कर लेंगे और फिर वापस से यही बार बार दोहराते रहेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, मूल प्राप्त हो जाएगा। जनरली इस मेथड की कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होती है, इसलिए ज्यादा तो वो अंतराल पे नहीं जा सकता, ज्यादा से ज्यादा आपको पहले एफ एक्स टू का पूछ सकता है, यानी पहले का पूछ सकता है कि पहले अंतराल की बात। तो आप क्या करोगे, एक्स वन पे निकाल, एक्स नोट पे निकाल लोगे, एक्स वन पे निकाल लोगे, और एक्स टू अंतराल है वो किससे निकाल लोगे, एक्स टू, इस फॉर्मूले से आप निकाल लोगे। और फिर आप चेक कर लोगे कौन से पे विपरीत चिन्ह आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप बता दोगे कि मूल इस अंतराल के मध्य होगा। तो यदि फर्स्ट स्टेप तक अपने को पूछता है तब तो अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, और यदि ज्यादा अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो एग्जाम में आप ऐसा क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। या ये ऑप्शन से भी आप कई बार देख सकते हो कि मूल आपके पास में यदि नजदीक में है तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। जैसे मान लीजिए मूल आप ऑप्शन दे रखे हैं, वन है, मतलब 1 2 3 ऐसे ऑप्शन देता है तब तो बहुत ईजी कैलकुलेशन हो जाती है, लेकिन ऐसे तो अपने को देता नहीं है ऑप्शन, थोड़े नजदीक में ही देता है तो आप उनके अंदर कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि कौन से के अंदर अपने पास में, जैसे एफ जीरो है, एफ वन बाई टू है, तो आप इन वन बाई टू और जीरो के अंदर आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इनके बीच में मूल आएगा, उसकी आप कैलकुलेशन के अंदाज से कर सकते हो ऑप्शन में। फिर आता है अपने पास में सिकेंट विधि। तो सिकेंट विधि का जो फॉर्मूला है वो अपने पास में मैंने यहाँ लिख रखा है, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन इंटू एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन। तो ये अपने पास में सिकेंट विधि का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले अपने को मूल ज्ञात करना है, तो अपने पास में क्या करते हैं, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो सिकेंट विधि है उसके अंदर एफ एक्स को अपने पास में उसकी जीवा यानी कोड के द्वारा अपन क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन करते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान में रखनी है। और यदि अपने पास में एफ एक्स एन और एफ एक्स एन माइनस वन यानी एन और एक्स एन माइनस वन दोनों पे क्या आ रहा है, फलन का मान बराबर आ रहा है, तो अपने पास में जो सिकेंट विधि है वो कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी। ये आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो ध्यान में रखना है। और दूसरा ये ध्यान में रखना है कि जो द्विभाजन विधि है और रेगुलर फाल्सी विधि है ये हमेशा कन्वर्जेंट होती है, यानी कि जो रेगुलर फाल्सी और द्विभाजन विधि है वो अपने पास में हमेशा कन्वर्ज करेगी, यानी कि मूल प्राप्त होगा ही होगा। लेकिन जो अपने पास में सिकेंट विधि है ये अपने पास में कन्वर्ज नहीं करेगी, कब, जब यदि एफ एक्स एन बराबर होता है एफ एक्स एन माइनस वन, यानी कि एनवा पॉइंट पे यदि फलन का मान और एन माइनस वन में पॉइंट पे इनका दोनों का मान बराबर आ रहा है तो ये विधि कभी भी क्या नहीं करेगी, कन्वर्ज नहीं करेगी। क्योंकि ऐसी कंडीशन में अपने पास में नीचे वाला जो भाग है वो किसके ऊपर हो जाएगा, जीरो पे हो जाएगा, तो ये वाली जो टर्म है पूरी की पूरी वो अनडिफाइंड हो जाएगी और उस टाइम अपने पास में सिकेंट विधि क्या होगी, कन्वर्ज नहीं करेगी। तो सिकेंट विधि हमेशा कन्वर्ज नहीं करती, और बाकी अपने पास में जो द्विभाजन विधि है और मिथ्या स्थिति विधि है ये हमेशा क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। ये आप ध्यान में रखें। इसके बाद में अपने पास में आता है आइट्रेशन मेथड यानी कि पुनरावर्ती विधि। तो पुनरावर्ती विधि में अपने पास में सबसे पहले अपन एफ एक्स को किसके रूप में लिखेंगे, एक्स बराबर फाइव एक्स, यानी कि जो भी अपने पास में एफ एक्स बराबर जीरो दिया हुआ है उसको अपन किस रूप में लिखेंगे, एक्स बराबर फाइव एक्स, यानी कि x तो इधर लिख देंगे, बाकी जो फंक्शन बचेगा उसको अपन दूसरी साइड ले जाएंगे, इस रूप में लिखेंगे। और यदि अपने पास में फिर जो फाइव एक्स अपन लेंगे, जो फाइव एक्स है उसका डेरिवेटिव करेंगे, वो अपने पास में उसका जो मॉडुलस है वो हमेशा
क्या होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए, तो अपने को उस टाइम क्या होगा, यूनिक अपने पास में स्थिर बिंदु प्राप्त होगा। तो ये जो सबसे मेन चीज ये है कि उसमें ये जो 5x है वो लेस देन 1 होना चाहिए। इस पे आजकल एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 5x है वो कौन सा 5x है वो इसके अंदर अपने पास में कन्वर्ट करेगा। तो उस टाइम अपने को क्या करना है, उसका अवकलन करना है 5x का, और चेक करना है कि वो बाउंडेड है या नहीं है, यानी उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तब तो वो अपन 5x लेफ्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन में आप देख लोगे उसका डेरिवेटिव करके कि उसका जो मॉडुलस है वो 1 से छोटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो आप ध्यान में रखें, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आ चुके हैं। पुनरावर्ती जो सूत्र होता है वो कितना होता है, xn+1 बराबर 5xn का उपयोग करते हैं, और जब तक करते जाते हैं जब तक अपने को वांछित शुद्धता प्राप्त नहीं हो जाए। देखिए अब आता है न्यूटन राप्सन विधि। तो न्यूटन राप्सन विधि में अपन क्या करते हैं, प्रारंभिक अनुमान, ये अपन अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं। तो ये प्रारंभिक अनुमान आपने मान लिया, x0 मान लिया, तो फिर इसके बाद में इसका पुनरावर्ती सूत्र आता है xn+1 बराबर xn माइनस एफ xn अपॉन एफ डेस xn। ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप इसको ध्यान में रखें। अब न्यूटन राप्सन विधि के द्वारा यदि किसी धनात्मक संख्या का पीवा मूल ज्ञात करना है, तो मान लीजिए x कोई संख्या है, तो उसका अपने को क्या करना है पीवा मूल ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई a संख्या है, तो इसका अपने क्या करना है, पीवा मूल ज्ञात करना। तो ये अपने पास में कितना हो गया, x बराबर a की पावर 1 अपॉन p। x का मान अपने को ज्ञात करना है, तो ये यहाँ से अपने पास में बहुपद कितना हो गया, x की पावर p माइनस a। अब इसके बाद में अपन पुनरावर्ती सूत्र लगा देंगे। इस पुनरावर्ती सूत्र में अपन x की पावर n है, एक्स एन का मतलब तो कितना हो गया कि इसके अंदर अपने पास में x की जगह कितना रखोगे, n, फिर x एफ एक्स एन, एफ एक्स का मान का मतलब कितना हो गया इसका, इसके अंदर x की जगह कितना रख दोगे, एक्स एन, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, इसका डेरिवेटिव p x की पावर p माइनस 1। ये सारी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, पुनरावर्ती सूत्र, ये इसके अंदर अपने पास में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस तरीके से यदि p बराबर 2 है, यानी इस फॉर्मूले में यदि p बराबर 2 रख दोगे, p बराबर 2 रखोगे तो 1/2, 1/√2 का मतलब अपने को क्या प्राप्त होगा, वर्गमूल प्राप्त होगा। और p बराबर 2 रखोगे इसमें, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, xn+1 बराबर 1/2 xn प्लस a अपॉन xn। तो ये आप फॉर्मूला ध्यान में रखें कि पुनरावर्ती सूत्र कब, जब वर्गमूल ज्ञात करना हो। p बराबर 1 का मतलब हो गया, p बराबर 1 का मतलब हो गया -1, p बराबर 1 का प्रतिलोम ज्ञात करना। यदि p बराबर अपने पास में क्या होगा, -1 होगा, -1 है सॉरी, p बराबर कितना होगा, -1, p बराबर भाई a की पावर कितनी होगी, -1 होगी, इसका मतलब 1/a। तो उस टाइम अपने को क्या होगा, इनवर्स यानी प्रतिलोम प्राप्त होगा। तो प्रतिलोम का जो अपने पास में पुनरावर्ती सूत्र है वो ये है, ठीक है। p बराबर हो -1/2, यानी कि अपने पास में प्रतिलोम वर्गमूल, प्रतिलोम वर्गमूल का मतलब ये है कि a की पावर -1/√2 है, वो कितना हो जाएगा, 1/a की पावर 1/√2। तो ये हो गया उसका प्रतिलोम वर्गमूल। तो उस टाइम पुनरावर्ती सूत्र क्या होता है, ये होता है। ये सारे के सारे सूत्र हैं, उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको सिर्फ एक और एक सूत्र ध्यान में रखना है, कौन सा, ये वाला पुनरावर्ती सूत्र। इसके अंदर p के विभिन्न मान रखते जाओगे तो उससे अपने पास में अलग अलग मिल जाएंगे। वर्गमूल तो देखिए आपको पता ही है कि बहुपद कितना है, x बराबर a की पावर 1 अपॉन p। अब आपको पता ही है कि यदि वर्गमूल बोलता है तो मतलब 1/2, तो p का मान कितना हो गया, 2। यदि इनवर्स बोलता है यानी प्रतिलोम बोलता है तो 1/a, तो 1/a कब प्राप्त होगा, जब p का मान कितना हो, -1 प्राप्त हो। तो इस फॉर्मूले में p का -1 रख दोगे। जैसे जैसे अपने क्वेश्चन में पूछता जाता है उसके अकॉर्डिंग p का मान रखते जाइए और आपको फॉर्मूले प्राप्त होते जाएंगे। तो आप एक ये पुनरावर्ती सूत्र ही ध्यान में रख लो, ठीक है। अब अपने पास में ये आता है कि द्विविभाजन विधि के अभिसरण की दर, कन्वर्जेंस की जो रेट है वो कितनी होती है, 1/2। और मिथ्या स्थिति विधि के अभिसरण की जो दर होती है वो कितनी होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। तो ये रिजल्ट ध्यान में रखें कि बाइसेक्शन विधि की जो कन्वर्जेंस रेट होती है वो 1/2 होती है, और मिथ्या स्थिति विधि की जो कन्वर्जेंस रेट होती है वो होती है 0 से 1 के बीच में। तो ये दोनों ही रिजल्ट आप ध्यान में रखें। अब ये मैंने इसका वो जो लिख रखा है, इसका जो सारांश है वो क्या है कि द्विविभाजन विधि का पुनरावर्ती सूत्र ये होता है, मिथ्या स्थिति का अपने पास पुनरावर्ती सूत्र ये होता है, सेकेंड विधि का ये होता है, और पुनरावर्ती विधि का ये होता है। अभिसरण की कोटि जो द्विविभाजन विधि है उसकी 1 होती है, एक जहां भी आता है उसका मतलब है रैखिक है, और मिथ्या स्थिति की भी 1 ही होती है, और सेकेंड विधि की होती है 1.618। और रिलायबिलिटी विश्वसनीयता का मतलब यह है कि द्विविभाजन विधि हमेशा कन्वर्जेंट होती है, मिथ्या स्थिति विधि भी हमेशा कन्वर्जेंट होती है, सेकेंड विधि मैंने आपको बताया था कि हमेशा कन्वर्जेंट होती है, ऐसा कोई जरूरी
नहीं है, ये हमेशा अभिसरित नहीं होती, ये प्रारंभिक जो अपन अनुमान लगाते हैं उस पर डिपेंड करती है। पुनरावर्ती विधि होती है उसका हमेशा अभिसरित होना आवश्यक नहीं है। इसकी जो अपने पास में कन्वर्जेंस जो रेट होती है, कोटि होती है, ऑर्डर होता है, यानी ऑर्डर जो है अपने पास में वो कितना होता है, 1 या 1 से अधिक होता है, यानी या तो 1 होगा या 1 से अधिक। एक कब होगा, जब 5 डेज यानी जो अपन x बराबर 5x में अपन 5x जो होता है उसका अवकलन करते हैं, 5 डेज अल्फा बराबर इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब तो कितनी होगी, 1 होगी। और यदि 5 डेज अल्फा है वो बराबर 0 है तो क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। और न्यूटन राप्सन होता है उसका होता है द्विघाती, यानी 2 होती है उसकी अपने पास में अभिसरण की कोटि। और ये अपने पास में जो प्रारंभिक अनुमान अपन लेते हैं यानी x नोट का मान लेते हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये कन्वर्जेंट फास्ट होगा या स्लो होगा। तो अपन यदि सही अनुमान लेके चलते हैं तो उसका जो कन्वर्ट करने की जो रेट है वो थोड़ी जल्दी हो जाता है, और यदि x नोट प्रारंभिक अनुमान सही नहीं होता है तो वो कन्वर्ट जो है वो क्या होता है, स्लो करता है। ये न्यूटन राप्सन विधि के अंदर अपने को ध्यान में रखना है। तो अभी ये जो अपन ने ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन और इनके बारे में पढ़ा है, इसमें मेन जनरली यही है कि बाइसेक्शन विधि का क्वेश्चन अपने पास में एग्जाम में पूछ सकता है। पूछता है तो पहले अंतराल के लिए पूछता है ए बी, और आप बीच वाला पॉइंट निकालोगे वो कितना हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2। तो आप इन पे मान निकाल के चेक कर लोगे कौन से पे विपरीत चिन्ह के आ रहे हैं। यदि पहले दूसरे पे आ रहे हैं तो आप पहले अंतराल के अंदर हो जाएगा, और दूसरे तीसरे पे आ रहे हैं तो दूसरे अंतराल पे हो जाएगा। तो आप इसके अंदर आप इजिली बता दोगे। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछता है बाइसेक्शन में b माइनस ए अपॉन 2 की पावर n, यानी nवें अंतराल के बाद में जो अंतराल है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखें। इसके बाद में अपन को पूछता है जो इनकी कन्वर्जेंट रेट पूछता है कि कौन सी इनकी कन्वर्ज की कोटि कितनी होती है और कन्वर्ज की रेट कितनी होती है। अब फिर उसके बाद में पूछता है कि जो मिथ्या स्थिति विधि है और द्विभाजन विधि हमेशा कन्वर्ज करती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक इसमें क्वेश्चन पूछता है वो अपने पास में आइट्रेशन विधि में x बराबर 5x है, इसके अंदर ये पूछता है कि 5x कौन सा सिलेक्ट करें। तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि 5 डेज का अवकलन करोगे वो अपने पास में उसका जो मॉडुलस है वो हमेशा 1 से छोटा आना चाहिए। 1 से छोटा है तब तो वो ऑप्शन अपने पास में सुटेबल है, यदि 1 से छोटा नहीं है उस अंतराल के अंदर तो वो सुटेबल नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और बाद में जो अगले जो लास्ट अपने पास क्वेश्चन पूछता है वो ज्यादातर न्यूटन राप्सन विधि का जो फॉर्मूला है अपने पास में पुनरावर्ती, यही पूछता है अपने को कि ये पुनरावर्ती फॉर्मूला है वो कौन सा है। या तो इसके लिए डायरेक्ट पूछ लेता है या अपने पास में वर्गमूल के लिए पूछ लेता है कि वर्गमूल के लिए कौन सा होगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। बस इतने ही अपने पास में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। अब अपन इंटीग्रेशन के और इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि लगभग अपने को क्या करता है, सिम्पसन 1/3 नियम से अपने पास में इंटीग्रेशन का मान पूछता है। मान अपने को दिए हुए होते हैं कि ये अपने पास में y नोट का मान है, ये y1 का है, ये y2 का है, ये y3 का है, ये y4 का मान है। तो अपने पास में इस इंटीग्रेशन का मान पूछा। तो जो 1/3 के लिए इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया। फिर अपने पास में इसमें y नोट और yn का मान लिख दिया मैंने। yn का मतलब इसका 4 पे मान कितना है तो वो 4 पे मान लिख दिया मैंने, और y नोट का मतलब है कि पहले पे मान कितना है e0 पे तो 1 लिख दिया। फिर अपने पास में जो ये विषम संख्या वाले थे उनको 4 से गुणा करके यहाँ पे लिख दिया। तो विषम संख्या वाले कौन कौन से थे, ये तो अपने पास में y नोट है, ये y1 है, तो y1 है वो विषम संख्या का है, ये y2 है, ये y3 है और ये yn है यानी y4। तो y नोट और y4 तो अपने पास में काम में ले लिया अपन ने। अब बचे अपने पास में y1, y2 और y3। तो जो विषम संख्या वाले हैं y1 और y3 इनको ऐड करके अपन किससे गुणा कर देंगे, 4 से, और उसके बाद में y2 बचा उसको अपन किससे गुणा कर देंगे, 2 से। फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये मान इतना आ जाएगा। तो इस तरीके के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते। अब ये देखो अपने पास में ये बहुपद वाला दे रखा है कि बहुपद जो बिंदुओं से गुजरता है, और ये अपने पास में किसमें दे रखे हैं, फैक्टोरियल नोटेशन क्रम गुणित संकेतन के अंदर अपने पास में दे रखे हैं। तो देखो इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो ये कैलकुलेशन अपने कैसे करनी होती है, ऑप्शन से कर सकते हो आप। मैंने बताया था अंतराल यहाँ पे देखो 0, 1, 2, 3 ऐसे दिया हुआ है, यानी कि पहले मान 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि h का मान कितना है, यहाँ पे 1 है। तो अपने पास में क्रम गुणित संकेतन में अपन x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 को लिख सकते हैं x माइनस 1। तो ये x माइनस 1 लिख दिया। फिर x1 का मतलब तो कितना हो गया, x ही हो गया। तो ये अपन रख के फिर इसके अंदर ऑप्शन में चेक करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 का मतलब हो गया कि आप 0 के अंदर x का मान जैसे 0 रखोगे उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो सही है। लेकिन 1 रखोगे वैसे इसका मान 3 आना चाहिए, तो आप x की जगह 1 रखोगे तो इसका मान 2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही आप दूसरे बाकी ऑप्शन है उनमें सारे ऑप्शन रख के चेक कर सकते हो। तो डायरेक्ट आप कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं
तो आपको कैसे करने होते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इनके अंदर पहले आप बहुपद निकालोगे, फिर उसको फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट ऑप्शन से करोगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इजीली सोल्व हो सकते हैं। यानी जो फैक्टोरियल नोटेशन में अपने को बहुपद दिया हुआ है उसको आप जनरल बहुपद में चेंज कर लो और उसके बाद में ऑप्शन से वैल्यू रख के चेक कर लो कि 0 पे वैल्यू इतनी आ रही है, 1 पे इतनी आ रही है, 2 पे इतनी आ रही है। यदि तीनों चारों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तब तो वो आंसर हो जाएगा, सेटिस्फाई एक भी नहीं हो रही है तो वो आपका आंसर नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हो। फिर अपने पास में देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने पास में 2022 में आया हुआ है, शायद फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। x1 माइनस एक्स नॉट बराबर 1/2, x2 माइनस x1 बराबर ये दे रखा है, x3 माइनस x2 ये दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि x नॉट, x1, x2, x3, तो ये क्या कर रहा है, x2 में से क्या घटा रहे हो x1, x3 में से क्या घटा रहे हो x2 और x1 में से क्या घटा रहे हो x नॉट। ये सारे वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। तो इसका मतलब कितना हो गया, h का मान कितना हो गया 1/2। भाई h क्या होता है इन सब के बीच का डिफरेंस, तो वो कितना हो गया 1/2। तो अपने को ये विभाजित अंतर पूछा है। तो मैंने आपको पहली पार्ट में पढ़ाया था, पहला पार्ट, उसके अंदर ये बताया था कि जो तृतीय विभाजित अंतर है वो किसके बराबर होता है, 1/3 इंटू डेल्टा क्यूब एफ एक्स नोट। तो ये किसके बराबर हो गया, अपने को वैल्यू दे रखी है अपने पास में, h की वैल्यू कितनी है 1/2, तो h की वैल्यू 1/2 रखी है अपन ने, तो ये इसके बराबर आ गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इस फॉर्मूले का आप इंपॉर्टेंट ध्यान में रखें क्योंकि ये जो फॉर्मूला है अपने पास में मैंने लिखा रखा आपको, इस फॉर्मूले में आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बता सकते हो इजीली। और वैसे आप इसके सारणी वगैरह बढ़ाओ और उसमें ऐसे कैलकुलेशन करो तो वो एग्जाम में बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान में है तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो वो आप ऐसे कर सकते हो। ये बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको जरूर ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। एग्जाम में मेन चीज यही है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो देखो कि कैसे उनको सोल्व करना है। बाकी क्वेश्चन अपने थ्योरी में से पूछे जाते हैं, उस थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है ये अपने को सीखना होता है एग्जाम की दृष्टि से कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं और उनको कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में अपन अप्रोच कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन को अपन एग्जाम में ऑप्शन से कर सकते हैं। ये सारी चीज आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, तो आप एग्जाम में इजीली अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया था कि पुनरावर्ती विधि के अंदर x बराबर कितना होता है 5x। तो इसके अंदर अपन जो कौन सा सिलेक्ट करें उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में अपने को ये दे रखा है कि f(x) को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो पुनरावर्ती विधि के लिए अपने पास में f(x) को अगर यदि अपन x बराबर 5x में लिखते हैं तो ये जो 5x है उसका जो मॉडुलस है वो लेस देन 1 होना चाहिए। किसके प्रतिवेश में, x का मान ये दे रखा है, यानी x का मान यदि ये रखें तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसके डिफरेंशिएशन की वो आनी चाहिए 1 से छोटी। तो आप जो अपने पास में ऑप्शन में दे रखे हैं 5x, पहले ऑप्शन का आप डेरिवेटिव करोगे ये वाला और इसके अंदर 0.62 रखोगे तो ये वैल्यू अपने पास में क्या आएगी 1 से बड़ी। ऐसे ही आप दूसरे में रखोगे तो भी 1 से बड़ी आएगी, तीसरे में रखोगे तो भी अपने पास में क्या आएगी 1 से छोटी आएगी। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप ध्यान में रखें। अंतराल की निम्न में से कौन सी संख्या के अंदर 3/8 वा नियम लागू होगा। तो 3/8 के नियम के अंदर आपको मैंने बताया था कि जो 1/3 नियम है उसमें तो क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए और 3/8 नियम के अंदर 3 का गुणज होना चाहिए। तो 3 का गुणज इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है सी, तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला कि f0 का मान दिया हुआ है 1, f1 और f2 का मान दिया हुआ है 10, f3 f4 और f5 इसका सम है वो कितना दिया हुआ है 65। तो f4 का मान अपने को पूछा है। तो देखिए अपने पास में कितने मान दिए हुए हैं, f0 f12 f3 4 5। तो कितने समीकरण दिए हुए हैं, 3 समीकरण दिए हुए हैं, यानी 3 मान दिए हुए हैं। इसका मतलब जो बहुपद होगा वो कितना होगा, fx है वो कितना हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस 1, यानी जितने मान दिए हुए होते हैं उससे एक कम घात का बहुपद अपने पास में fx होगा। अब इसके अंदर आप क्या करो, ये समीकरण है, इसमें क्या कह रहा है कि f0 पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। इसका मतलब c का मान कितना हो गया 1। भाई ये c का मान कितना हो गया 1, f0 रखोगे तो ये ax² और bx तो 0 हो गए, तो c बराबर कितना आ गया 1। तो ये c बराबर मैंने कितना लिख दिया 1। अब इसमें क्या दे रखा है 1 + 2 कितना है 10, तो यहाँ से ये आ गया 5a + 3b बराबर कितना आ गया 10। और ऐसे ही 3 4 5 ये दे रखा है, तो यहाँ से अपने पास में ये आ गया इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन से अपने पास में a और b का मान कितना आ गया 1 1। तो fx का मान कितना आ गया x² + x + 1। तो f4 का मान कितना आ गया 16 + 4 + 1 बराबर 21।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर भी ध्यान में रख सकते हैं कि शायद ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रख सकते हो कि इसका आंसर कितना आएगा 21। और कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हो यदि कोई नया क्वेश्चन आता है तो जितने भी देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इसमें करवा दिए। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो थ्योरी से पूछे जाते हैं या कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो ये क्वेश्चन ही बनते हैं। आपको बस मेन यही ध्यान रखना होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन को किस अप्रोच से सोल्व करना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप कॉपी में लिख लेते हो, उनसे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता जब तक आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच नहीं सीखोगे कि कितने क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं और उनको किस तरीके से एग्जाम में अपने को सोल्व करना होता है। कौन से क्वेश्चन को ऑप्शन से करोगे, कौन से क्वेश्चन वैल्यू पुट से होंगे, कौन सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, कौन से को स्किप करना है, ये सारी चीजें ही आपका सिलेक्शन करवाती है। बाकी पढ़ के तो नॉर्मल सब जो थ्योरी है वो तो सब कोचिंग में भी पढ़ाते हैं, सब टीचर भी पढ़ाते हैं, बुक में भी लिखी हुई है और सारे बच्चे पढ़ के भी जाते हैं। अब आता है अंतर समीकरण। इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस इक्वेशन। समीकरण जो स्वतंत्र चर x y बराबर एफ एक्स तथा y का जो अंतर होते हैं, यानी कि अपने पास में इनके जो अंतर होते हैं उनसे जो बनी हुई समीकरण होती है वो क्या कहलाती है, अंतर समीकरण कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर y(x + 2 - 3y(x + 1 + 2y(x बराबर 2 की पावर x)। तो ये एक अंतर समीकरण का है। तो अपने को क्या पूछता है, अंतर समीकरण की पहले ऑर्डर क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। तो अंतर समीकरण का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है कि y के जो सबसे बड़ा पद होता है, यानी y का जो सबसे बड़ा पद और सबसे छोटा पद है उसका जो अंतर होता है वो अपने पास में क्या कहलाता है, उस अंतर समीकरण की कोटि कहलाती है। जैसे देखो यहाँ पे y(x + 2 x + 1 y(x), तो यहाँ पे अधिकतम कोटि तो कितनी हो गई x + 2 और न्यूनतम कितनी है x, तो x + 2 में से x घटाओगे तो कितना आ गया 2, तो इसका जो कोटि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2। तो आपको किसी भी अंतर समीकरण की यदि कोटि पूछता है तो अधिकतम में से क्या घटा दो, छोटे वाला पद, तो आपके पास उसकी क्या आ जाएगी, कोटि आ जाएगी। अब देखो अंतर समीकरण का सॉल्यूशन अपन कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन कि समीकरण y(x + 1 बराबर a(y(x + c) का हल ज्ञात करो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो अपन क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y1 बराबर कितना आ गया a(y0 + c), x बराबर 1 रखोगे तो y2 बराबर कितना आ जाएगा a(y1 + c)। अब y1 की वैल्यू आप यहां से रख दीजिए, तो जैसे यहां से रख के आप करोगे तो कितना आ जाएगा a² y0 + c a + 1। अब x बराबर 2 पे आप आ जाएगा y3 a y2 + c। अब y2 की वैल्यू आप यहां से रख दीजिए, तो a y2 की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा। अब इसको जनरलाइज आप कर सकते हो कि जो yx है वो कितना हो जाएगा, a की पावर देखो 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, तो a की पावर कितना आ जाएगा x, y0 का y0 आ जाएगा प्लस c। और देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पावर एक कम है, यानी 1 से लेके 1 कम तक, तो 1 से लेके x - 1 तक इसकी क्या हो जाएगी पावर। तो ये अपने पास में आ गया और ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज का आप क्या कर सकते हो, सम निकाल सकते हो। यदि एक a बराबर 1 है तो यानी कितने हो गया, 1 को कितनी बार जोड़ा गया है n - 1 बार, टोटल पद कितने हैं x है, टोटल पद कितने हैं x है, तो 1 1 1 1 x बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा x। और यदि 1 के बराबर नहीं है तो आप ये अपने पास में इसमें क्या लगा दोगे, फॉर्मूला इसका गुणोत्तर श्रेणी का। तो इस तरीके से अपने पास में y(x) बराबर कितना आ जाएगा, ax y0 + c 1 - ax अपॉन 1 - a। यदि एक a है वो 1 के बराबर नहीं है और यदि 1 के बराबर है तो कितना आ जाएगा y0 + cx। इस तरीके से आप कई बार तो क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर करके के भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। दूसरा आता है अचर गुणांकों वाले रैखिक अंतर समीकरण। जिस तरीके से अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन होती है कांस्टेंट कोफिशिएंट की, वैसे ही अपने पास में क्या होती है, अंतर समीकरण भी होती है। तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो अपन क्या निकाल लेते हैं, वही सहायक समीकरण चाहिए और सहायक समीकरण के क्या निकाल लेंगे, मूल। तो सहायक समीकरण निकालोगे तो y(x + n) है तो वहां पे अपन कितना हो जाएगा, m की पावर n, x की पावर अपने पास में n - 1 है तो कितना हो जाएगा m की पावर n - 1। तो और इस तरीके से अपने पास में क्या आ जाएगा, सहायक समीकरण। यहां से अपने पास में किसके आ जाएंगे, m के मान प्राप्त होंगे। अब m के मान जिस जिस तरीके से प्राप्त होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन क्या निकाल लेंगे, y(x) निकाल लेंगे। तो यदि सारे के सारे भिन्न हैं तब तो अपने पास कितना हो जाएगा, c1 m1 की पावर x m2 की पावर x, यानी जो मूल आ रहे हैं उनकी पावर x और उनको कांस्टेंट से गुणा करके ऐड कर दो। और यदि एक मूल है m1 वो r बार पुनरावृत्ति कर रहा है तो अपन क्या करेंगे, c1 + c2x + cr x की पावर r - 1 इंटू m1 की पावर x। बाकी जो सारे मूल हैं वो सेम टू सेम है, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको तो वैसे ही लिखते जाना है। और यदि संयुग्मी सम्मिश्र मूल प्राप्त हो रहे हैं तो अपने पास में कितना हो जाएगा, y(x) वो हो जाएगा r की पावर x c1 cos θx + c2 sin θx। जहां पे
अल्फा है जो आर है वो कितना हो जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और थीटा है वो कितना हो जाएगा टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। तो ये ध्यान में रखें। और यदि ये संयुग्मी मूल रिपीट हो रहे हैं यानी पुनरावृत्ति हो रही है तो अपने पास में ये आर की पावर एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स कोस थीटा एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर साइन थीटा एक्स, यदि अपने पास में ये 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो ये वाला क्या हो जाएगा वाई एक्स हो जाएगा। ये तो अपने पास में था सी एफ। और यदि अंतर समीकरण अपने पास में होमोजीनियस नहीं है, जो अपने पास में ये वाला जो आर एक्स भी दिया हुआ है, उस टाइम अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालें, तो वो देखिए आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के तरीके। यदि अपने पास में ये आर एक्स है वो किसके बराबर हो, यानी बी की पावर एक्स हो, यानी किसी भी कांस्टेंट की पावर, जैसे 5 की पावर एक्स है, 3 की पावर एक्स है, 2 की पावर एक्स है, इस टाइप का हो, तो अपने पास में क्या होता है जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन होता है वो कितना हो जाता है कि जो अपनी इसकी सहायक समीकरण है 1/f ही बी की पावर एक्स, तो इसमें अपन क्या करेंगे ई की जगह क्या रख देंगे बी, यानी जो अपने पास में ये चाहे एम में निकाल रहे हो तो एफ एम मान लीजिए, और ई के अंदर निकाल रहे हो तो वो तो किसी भी अपन सहायक समीकरण में ई लिख दो चाहे एम लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस मेन चीजें ध्यान रखनी है कि जो सहायक समीकरण आपने लिखी थी उसमें अपन क्या करेंगे ई की जगह क्या लिख देंगे बी, यदि ये 0 के बराबर नहीं है तो अपने पास में ये इसका क्या आ जाएगा विशिष्ट समाकलन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 की पावर एक्स होता तो अपन सहायक समीकरण में m की जगह कितना लिख देते m बराबर 2, फिर उसका कैलकुलेशन कर लेते, तो ये अपने पास में क्या आ जाता विशिष्ट समाकलन। चिंता नहीं करें, आगे इसके क्वेश्चन में कराऊंगा आपको। यदि 0 के बराबर है तो अपन क्या करेंगे, 0 के बराबर है तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं कि जितनी बार ये रूट रिपीट हो रहा है b वाला e की पावर माइनस ई माइनस बी की पावर आर, यानी आर बार रिपीट हो रहा है, और बाकी जो अपने पास में फंक्शन बच गया वो बच गया फाई ई। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ई क्यों लिख रखा है, ये मैंने सहायक समीकरण में क्या रखा है ई मान लिया। अब कई जगह एम लिख देते हैं, कई जगह ई लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि ये अपने पास में तो रिपीट हो रहा है तो उसका कितना हो जाएगा 1/5b, यानी 5b है तो नॉन जीरो है, तो ये तो ऐसा कैसे लिख देंगे x की पावर r, ये ध्यान रखना ये क्रम गुणित है, x की पावर यहाँ r का मतलब है फैक्टोरियल नोटेशन अपॉन फैक्टोरियल r इंटू बी की पावर x माइनस r। यदि ये रिपीट हो रहा है तो आप इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। और साइन x और कोस bx है तो आप कोस bx और इनको आयोटा के रूप में लिख दीजिए और फिर अपन फर्स्ट नियम का उपयोग कर सकते हो। और यदि अपने पास में आर एक्स एक बहुपद है यानी पी एक्स यानी कोई पोलिनोमियल है तो अपन क्या करेंगे एफ है ई को क्या लिख देंगे 1 प्लस डेल्टा, ई को क्या लिख देंगे 1 प्लस डेल्टा। अब फिर 1 प्लस डेल्टा को अपन क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर ले जाके क्या कर लेंगे उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे जैसे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं। बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ये 1 प्लस, आपको पता है ये डेल्टा है, ये हमेशा किसकी तरह काम करता है अवकलन की तरह काम करता है, अवकलन का जो अपने पास में होता है ऑपरेटर उसकी तरह कार्य करता है। लेकिन ये अवकलन की तरह आपको कार्य तभी करता है जब अपने पास में बहुपद है वो किसमें हो क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त किया हुआ होना चाहिए। तो आप जब भी अपने पास में ये px होता है इसको पहले किसमें करोगे फैक्टोरियल नोटेशन में व्यक्त करोगे, और फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने बताया था किसी भी बहुपद को फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे व्यक्त किया जाता है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो द्विपद प्रमेय से प्रसार कर दोगे इसका और फिर उसके बाद में इस एक्सपेंशन को सोल्व कर लोगे तो आप इसका इजीली मान कैलकुलेशन कर सकते हो। अब यदि ये bx और px गुणा में दिए हुए हैं तो कैसे सोल्व करते हैं, तो उस टाइम अपन क्या कर लेते हैं bx को बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे अपन जो e है उसके गुणा में लिख देते हैं be, यानी जहां भी e है वहां क्या लिख दोगे be। फिर अपने पास में px को सोल्व करने का तरीका वो सेम ही रहेगा जो अभी अपन ने पीछे किया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपने पास में आता है मेथड ऑफ अनडिटरमिनाइंड कोफिशिएंट यानी अनिर्धारित गुणांकों वाला नियम। यदि bx होता है तो अपन क्या मानेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है a इंटू बी एक्स, और साइन bx या कोस bx है तो क्या मानोगे a साइन bx प्लस b कोस bx, और ऐसे ही n घात का बहुपद है तो ये मान लोगे a नॉट प्लस a1x प्लस a2 e। इसी तरीके से b इंटू पी एक्स है तो ये मान लोगे, और यदि ax sin x और ax cos x है तो ये अपन क्या मान लेंगे उसका सॉल्यूशन मांग लेंगे, और सॉल्यूशन को बाद में a नॉट a1 है और इनकी वैल्यू क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्वेश्चन आप देखिए, पहला ही पहला क्वेश्चन अपने को अंतर समीकरण का हल निकालना है इस अंतर समीकरण का। तो क्या करेंगे इसका, ये अंतर समीकरण है तो इसमें x बराबर 0 रखा तो अपने पास में ये आ गया, x बराबर 1 रखा तो ये आ गया, f1 की वैल्यू आपने यहाँ पे ये आ गया। अब y1 की वैल्यू आपने यहाँ से रख दी तो ये आ गया अपने पास में। तो इस प्रकार वाई एक्स है वो कितना आ जाएगा इनका गुणांक के रूप में, और वाई नोट, तो अपने पास में वाई एक्स है वो कितना आ गया एफ आई इंटू वाई नोट।
जहाँ पे एफ आई क्या है, आई की वैल्यू 0 से लेके x-1 तक, यानी कि f0 f1 से लेके x-1 तक के क्या है, जो अपने पास में बहुपद दे रखा है fx, उसके अंदर ये मान रख दीजिए और उन सारों को गुणा कर लीजिए और y नोट है उससे गुणा कर दो, तो अपने पास में इसका सॉल्यूशन आ जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे अपन चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डेल स्क्वायर वाई एक्स प्लस 3y, इसकी क्या पूछिए, कोटि ज्ञात करनी है। कोटि ज्ञात करनी है तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको ई में चेंज कर दिया। जैसे ही ई में चेंज किया तो आपको पता ही है ई को आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। ई क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर होता है। तो यहाँ से ई स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, वाई एक्स प्लस 2, ई का 1 कितना हो गया, वाई एक्स प्लस 1, और ये सारे अपन ने लिख दिए। अब कोटि कितनी होती है, कोटि होती है अधिकतम घात यानी एक्स प्लस 2 और न्यूनतम एक्स, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। तो इस इक्वेशन की जो कोटि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2। अब ये अपने पास में ये है कि अंतर समीकरण का एक हल है, ये अपने को सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो वाई एक्स का मान इतना दे रखा है अपने को ये, तो वाई एक्स प्लस 1 का मान भी अपन ने निकाल लिया, यहाँ से एक्स की जगह कितना रख दिया, एक्स प्लस 1। अब ये दोनों मान इस समीकरण में आपने रखे, इस समीकरण में जैसे आप रखोगे तो अपने पास में ये किसके बराबर आना चाहिए, एक्स के बराबर आना चाहिए। तो ये एक्स के बराबर आ गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है, क्योंकि ये सोल्यूशन इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन ऑप्शन में देता है कि इसका सोल्यूशन है या नहीं है, चेक करो, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी डायरेक्ट वैल्यू भी आप क्वेश्चन में रख के चेक कर सकते हो कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप इस तरीके से इनकी कैलकुलेशन कर सकते। नेक्स्ट अपने पास में जो क्वेश्चन है वो है कि अंतर समीकरण का हल ज्ञात करो। तो सबसे पहले सहायक समीकरण लिख ली मैंने, फिर सहायक समीकरण के क्या निकाल लिए, मूल। तो मूल निकाल लिए तो अपने पास में इसका सोल्यूशन आ गया ये। अब सहायक समीकरण कैसे निकालनी है, x प्लस 2 का मतलब हो गया एम स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का मतलब हो गया एम, और वाई एक्स का मतलब हो गया कॉन्स्टेंट। अब अंतर समीकरण है, इसका हल निकालना है। तो ये इस इक्वेशन का हल आपको मैंने बताया था, क्या होता है, वाई एक्स प्लस 1 बराबर ए वाई एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इससे तुलना करोगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 3 और सी का मान कितना आ जाएगा 0। तो ये इसका सॉल्यूशन होता है। आपको बताया था कि ए का मान इज नॉट इक्वल टू 1 हो तो कितना होता है, ये इसका सॉल्यूशन होता। अब इस सॉल्यूशन में मान रख दिया तो ये इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन। भाई आपको पहले मैंने डेरिवेशन करके दिखाया था कि यदि ए का मान 1 होता है तो इसका सॉल्यूशन ये होता है, ए का मान 1 के बराबर नहीं होता है तो इसका सॉल्यूशन ये होता है। तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। और यहाँ पे ए बराबर 3 है और सी बराबर कितना है 0, तो उस टाइम इसके अंदर वैल्यू रख दी तो सॉल्यूशन आ गया। अब इस समीकरण को सोल्व करना है तो यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया, इसकी मूल निकाल लिए सहायक समीकरण के, और अपने पास में आर का मान निकाल लिया 5 और थीटा का मान आ गया, फिर इसे अपना इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो सहायक समीकरण के मूल निकाल के अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब ये इक्वेशन दे रखी थी तो यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया, मूल, तो अपने पास सी एफ आ गया। पी आई निकालना था तो ये वाला आ गया अपने पास में 3x x प्लस 10। तो देखिए अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, 3x है तो उस टाइम देखो e प्लस 4 है, इसमें तो कितना हो रहा है, नॉन जीरो, तो ये ऐसा कैसा रख दिया। और e माइनस 3 में कितना हो रहा था, 0, तो e माइनस 3 इसके अंदर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था। और 10 है वो कांस्टेंट है तो इसको मैंने बाहर ले लिया। अब कांस्टेंट को अपन लिख सकते हैं a की पावर x, क्योंकि a की पावर x कितनी होती है, एक ही होती है, तो ये लिख दिया और डायरेक्ट इसमें अपन अप्लाई कर दिया। e की जगह कितना लिख दिया 1, तो ये कितना आ गया 10 अपॉन माइनस 10 यानी -1। तो ये अपने पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पी आई कितना आया 1/21 x इंटू 3 की पावर x माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम में आ सकता है। ये अंतर समीकरण थी, सबसे पहले मैंने सी एफ निकाल लिया, फिर अपने पास में पी आई निकाल लिया, तो पी आई ये आ गया कोस एक्स। और वही कोस एक्स में अपन जो डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे, यहाँ पे कोस ए एक्स बराबर कितना है x, यानी ए बराबर कितना आ गया 1। ए बराबर 1 आ गया तो अपन क्या करते थे, ई स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, माइनस ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की जगह मैंने माइनस ए स्क्वायर रख दिया, तो ये आ गया 11 माइनस 7 ई। अब मैंने नीचे वाले जो 11 माइनस 7 ई के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये आ गया। अब यहाँ पर ई स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ गया 1/170, 11 प्लस 7 ई कोस एक्स। अब ई को अपन लिख सकते हैं डेल्टा के बराबर 1 प्लस, वो लिख दिया। ई को अपन क्या लिख सकते हैं, ई बराबर होता है 1 प्लस डेल्टा, तो ये लिख दिया अपन ने, तो ये आ गया अपने पास में। अब ये कौन 18/170 इंटू कोस एक्स आ गया प्लस 7, और आपको पता ही है कि जो डेल्टा है वो किसकी तरह काम करता है, अवकलन की तरह काम करता है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, अवकलन की तरह यूज करा, तो कोस एक्स का अवकलन हो गया साइन एक्स। तो ये अपने पास में इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब देखिए
ये समाकलन है, इसका अपन अंतर समीकरण का क्या निकालना है, विशिष्ट हल। तो देखिए एक्स स्क्वायर है वो क्या है, दो घात का बहुपद है, अतः अनिर्धारीय गुणक नियम। तो अभी मैंने आपको बताया था अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट नियम से अपन क्या कर लेते हैं, पहले वाई एक्स को मान लेते हैं कि ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। और कैसे मानना है ये आपको मैंने बताया था, कोस ए एक्स होता है तो ये मानते हैं, साइन एक्स होता है तो ये मानते हैं, और बहुपद होता है तो ये मानते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसका क्या मान लिया, ये सॉल्यूशन मान लिया। तो यहाँ से वाई एक्स प्लस वन आ गया, वाई एक्स प्लस टू आ गया, ये सारे मान उस समीकरण में मैंने रख दिए। समीकरण में रख के गुणांकों की तुलना कर ली, गुणांकों की तुलना करके मैंने ए नोट, ए वन, ए टू का मान निकाल लिया। ये एग्जाम में बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाएगा, मैंने तो जस्ट आपको क्या करा है, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बताया है कि अनडिटरमिनेंट कोएफिशिएंट के क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, फिर यहाँ से इनके मान निकाल के इसमें रख दिए तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। लेकिन एग्जाम को इस मेथड में आपको नहीं करना है क्योंकि बहुत लंबा मेथड है, तो बस ये आपको मैंने तो सिर्फ बताया है कि इस मेथड को कैसे यूज करते हैं, बाकी एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन नहीं करने हैं। इसका जो दूसरा मेथड है वो देखो, इसको अपन ने किस में लिख दिया, ई में। अब ई बराबर कितना होता है, वन प्लस डेल्टा में लिख दिया। फिर इसके ऊपर मैंने क्या ले गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया, और बाइनोमियल एक्सपेंशन करके आपको बताया था कि ये जो डेल्टा होता है वो किसकी तरह काम करता है, डेल्टा होता है वो अवकलन की तरह काम करता है, और वन अपॉन डेल्टा समाकलन की तरह। लेकिन अपने पास में जो एक्स स्क्वायर है वो किसमें होना चाहिए, फैक्टोरियल नोटेशन में। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को मैंने फैक्टोरियल नोटेशन में व्यक्त कर दिया। ये मैंने पार्ट वन में आपको अच्छे से समझाया है कि फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे व्यक्त करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अधिकतम गुणांक होता है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, एक्स का गुणांक इसमें कुछ है नहीं तो जीरो हो गया, कांस्टेंट टर्म भी नहीं है तो भी उसका गुणांक कितना हो गया, जीरो। अब एक एक छोड़ते जाओ तो यहाँ पे कितना होता है, वन। अब जीरो जोड़ोगे तो कितना हो गया, वन। अब वन को वन से गुणा करोगे तो कितना आएगा, वन। यहाँ पे वन लिख दो, दोनों को जोड़ोगे कितना आ गया, वन। अब एक तो छोड़ते ही है तो ये हो गया वन। अब यहाँ जीरो लिखोगे तो ये कितना हो गया, वन। तो अब ये कोफिशिएंट कितने हो गए, वन वन जीरो। तो ये तो हो गया एक्स टू का कोफिशिएंट, और ये कितना हो गया, एक्स वन का कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट टर्म जीरो। तो इसका फैक्टोरियल नोटेशन हो गया एक्स टू प्लस एक्स वन। अब फैक्टोरियल नोटेशन में हो गया तो अब अपन क्या कर देते हैं, इसके अंदर अंदर गुणा कर देते हैं। अब अंदर गुणा करोगे तो ये किसकी तरह काम करेगा, अवकलन की तरह। तो अवकलन करते जाओ, एक्स टू का एक्स डेल स्क्वायर, यानी दो बार अवकलन करोगे तो एक्स टू का एक बार अवकलन करोगे कितना हो जाएगा, टू एक्स वन। इस तरीके से इसका अवकलन कर दोगे, अवकलन करके अपने पास में जोड़ बाकी कर लोगे। लास्ट में अपने पास में आपको पता ही है एक्स टू होता है फैक्टोरियल नोटेशन में, उसको अपन लिख सकते हैं एक्स एक्स माइनस वन, जब अपने पास में एच बराबर कितना हो, एक। और यदि एच बराबर एक नहीं दिया हुआ है तो भी अपन एच बराबर एक लेके ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जब तक एच का कोई स्पेसिफिक मान अपने को नहीं दिया हो। फिर इसके जोड़ बाकी करोगे तो अपने पास में ये आ जाएगा। कुल मिला के ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अपने को दोनों ही मेथड से नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही मेथड से ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो अपने कोई काम का नहीं है, ये अपने को नुकसान ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर समीकरण का, तो उसमें देख लीजिए आप, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया, फिर पी आई निकालना था 3x प्लस 2x, तो अंदर गुणा कर दिया। अब 3x का था तो अपने पास में x में आपको बताइए, इसको डेल्टा में चेंज कर दीजिए, फिर इसका एक्सपेंशन करके सोल्व कर लीजिए। और यहाँ पे ये अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ाई है तो उसका डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और फिर इसकी कैलकुलेशन कर ली तो अपने पास में ये इसका क्या आ गया, मान। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। फिर अंतर समीकरण का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वही डेल्टा के अंदर चेंज कर दिया, इसको फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज कर दिया, फिर एक्सपेंशन कर दिया और सोल्व कर लिया, तो अपने पास में ये आ गया मान। तो इस तरीके से जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने पास में अंतर समीकरण में बनते थे सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। तो एग्जाम में इनसे डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप एग्जाम में कैलकुलेशन आपको खुद करनी है कि कैसे करते हो। तो लॉन्ग कैलकुलेशन का क्वेश्चन है तो उसको छोड़ दीजिए, और छोटा क्वेश्चन है एग्जाम में तो आपको जो मेथड बताए हैं उनको अप्लाई करिए और उसकी कैलकुलेशन करिए, तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो न्यूमेरिकल के अंदर। धन्यवाद।